Assalamualaikum class, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज के लेक्चर के अंदर हम SQLite डेटाबेस जो हम एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन एंड्रॉयड यूज़ करते हैं उस डेटाबेस को देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को इस बात का नॉलेज होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंड्रॉयड के अंदर जब हम SQLite डेवलपमेंट या डेटाबेस डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो बेसिकली हमें थर्ड पार्टी टूल की ज़रूरत नहीं हो रही होती। अच्छा, आप थर्ड पार्टी टूल का क्या मतलब है? जिस तरह से आप जैम्प वगैरह कर रहे होते हैं, मतलब कोई भी ऐसा टूल कर रहे होते हैं जिस तरह आप कनेक्टिविटी करते हैं डेटाबेस या अपने सिस्टम के साथ उस डेटाबेस की, तो हमें इस तरह से थर्ड पार्टी टूल की ज़रूरत नहीं होती जिस तरह हम PHP C# वगैरह में कर रहे होते हैं। इस लेक्चर के अंदर जो हम लोग सर्च पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली थ्योरी है। थ्योरेटिकली हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन तमाम तर लाइब्रेरीज़ और SQLite का स्ट्रक्चर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो होता यूँ है कि SQLite इज़ एन ओपन सोर्स एम्बेडेड डेटाबेस। वही वाली बात कि एक ओपन सोर्स एम्बेडेड डेटाबेस है, यानी कि एम्बेडेड डेटाबेस उसे बोलते हैं हम लोग जो किसी भी चीज़ के साथ अटैच हो जाए। मतलब एक जैसे हमारे पास एक सिस्टम है कैलकुलेटर, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो एम्बेड हुआ हुआ है। इसी तरह से ये जब हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ, तो ये डेटाबेस जो है वो एम्बेड हो जाता है। द ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन वाज डिजाइंड बाय डी रिचर्ड हेप। मतलब ये जो इसके जो डेवलपर या इसका इम्प्लीमेंटेशन जिसने ओरिजिनली की थी उसका नाम है हिप वाज डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज ऑन बोर्ड गाइडेड मिसाइल सिस्टम। वैसे बेसिकली ये मिसाइल सिस्टम के लिए डिज़ाइन हुआ था कि इसमें क्या कहते हैं, मिसाइल सिस्टम के लिए SQLite डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे थे, इस डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे थे, तो ये तब इसने रिचर्ड हेप ने किया था। तो इसके बाद ये और एडवांस होता होता SQLite डेटाबेस जो है वो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी इंस्टॉलेशन के वक्त मतलब डेवलपमेंट के वक्त यूज़ होने लग गया। अच्छा, बेसिक जो एम है SQLite का ये है कि आप डेटाबेस इंस्टॉलेशन करें विदाउट उसके क्या कहते हैं यूज़र या प्रोग्रामर के इंटरेक्शन के, यानी कि वो ऑपरेट ना कर सकें। खैर, अच्छा, SQLite ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इन एंड्रॉयड? वी विल यूज़ SQLite डेटाबेस ओनली बिकॉज इट इज़ बिल्ट इन data database in Android SDK. Moreover, it is lightweight relation database suitable for mobile device. सबसे पहली बात तो ये है कि ये लाइट वेट होते हैं और इसके बाद ये बिल्ट इन है। हमें वही वाली बात जो मैंने पहले शुरू में कर दी थी कि बार बार इसको इंस्टॉल करने की या थर्ड पार्टी टूल की ज़रूरत नहीं है। एंड्रॉयड SDK के अंदर ये बिल्ट इन मौजूद है। वी नीड नॉट टू लोड एनी ड्राइवर। हमें किसी भी ड्राइवर्स को लोड करने की ज़रूरत नहीं है और आप क्यूरीज जो हैं वो इजीली सिंपल अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फीचर क्या है इसके एंड्रॉयड SQLite के? एप्लीकेशन फाइल फॉर्मेट जो है ये ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ये आपके डेटाबेस की चार, मतलब ये कह लें फीचर हैं एसिड जो आपको प्रोवाइड कर रहा है। टेम्परेरी डाटा एनालिसिस, एम्बेडेड डिवाइस और पोर्टेबल, ये चार चीज़ें हो गई। इसके बाद फीचर कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये रिलायबल है, आपका डाटा जो है वो 100% कवरेज दे रहा होता है, 100% आपका टेस्ट हो रहा होता है, ओपन सोर्स है और इसके अंदर बग को ट्रेस कर सकते हैं हम, बग को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। स्मॉल है, 300, नॉर्मली 300 KB की लाइब्रेरी इसके होती है और ये आगे तक जा सकती है, मतलब जितना भी फिर आपकी एप्लीकेशन का साइज इंक्रीज होता रहेगा। सिंगल डाटा बेस फाइल है और रीडेबल सोर्स कोड है। इसका सोर्स कोड है वो सारा आपके सामने होगा, आप लिख सकते हैं, खुद देख सकते हैं। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसको आप देख नहीं पा रहे होते हैं ना, तो रीडर राइट लॉग्स, मतलब अच्छा ये वाली तो बात की बात है। डिसएडवांटेज इसका सबसे बड़ा ये है कि आप जब वो कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं, तो आपका
जीयूआई इसको नज़र नहीं आ रहा होता, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, हाई कॉन्करेंसी होती है, हर ट्रांजैक्शन पे रीडर और राइटर लॉक्स लगे हुए होते हैं। आपको जब भी आप उसमें क्यूरी पुट करेंगे तो रीडर और राइटर लॉक्स को जो है अनलॉक करना पड़ता है। अच्छा, जो एक्सीड नहीं कर सकता ह्यूज डाटा सेट ना 2 TB, लेकिन ये एक नॉर्मल सी बात है कि आपके डाटा जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उसमें 2 TB का डाटाबेस रख कौन रहा है, कोई भी नहीं रख रहा होता। वैसे तो यहाँ पे डिसएडवांटेज लिखा हुआ है, लेकिन एक बात है कि बस इसमें इस तरह से नहीं हो रहा होता। वही वाली बात, एक्सेस कंट्रोल, वी डोंट हैव एनी यूजर इंटरफेस। माई एसक्यूएल, एसक्यूएल ड्राइवर्स, एसक्यूएल सर्वर या ओरेकल की तरह इसके अंदर कोई यूजर इंटरफेस नहीं है। अब बात करते हैं इसकी क्लासेस की। अच्छा, जिस तरह से लाइब्रेरीज जो हैं, लाइब्रेरीज यूज़ हो रही होती हैं डिफरेंट, इसी तरह एसक्यूएलाइट की मुख्तलिफ लाइब्रेरीज के बाद उसकी सब क्लासेस भी हैं। ये आप लोगों ने सिंपल इसका जो क्लासेस हैं इनके फंक्शनैलिटी देख लेनी है कि हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एसक्यूएलाइट क्लोजेबल एक क्लास है। ये क्या है कि एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फॉर एसक्यूएलाइट डेटाबेस दैट कैन बी क्लोज्ड। एसक्यूएलाइट कर्सर क्या है, इम्प्लीमेंटेशन के वक्त जो है कर्सर जो एसक्यूएलाइट का है वो यूज़ हो रहा होता है, और आमतौर पे a cursor implementation that exposes result from a query। SQLite कर्सर का काम ये है कि जो क्यूरी से रिजल्ट्स आए हैं उसको एक्सप्लोर करना है, उसको एक्सपोज करना है। SQLite डेटाबेस बेसिकली डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सप्लोर करना है। SQLite ओपन हेल्पर, हेल्पर क्लास टू मैनेज डेटाबेस क्रिएशन एंड वर्जन मैनेजमेंट। आमतौर पे जब हम SQLite डेटाबेस बनाते हैं तो उसका वर्जन भी डिस्क्राइब करते हैं। तो जो एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर है, इसने क्या करना है, आपकी जो कह लें कि क्लास है उसको क्रिएट करना है और उसको वर्जन को मैनेज करना है। क्योंकि जब आपने एक न्यू एप्लीकेशन बनाई, उसका न्यू वर्जन लॉन्च किया, तो उसका डेटाबेस का वर्जन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो वो एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर उसका काम करती है। एसक्यूएलाइट प्रोग्राम, अ बेस क्लास फॉर कंपाइल्ड एसक्यूएलाइट प्रोग्राम। जो आपकी बेस क्लास है उसका को कंपाइल करके एसक्यूएलाइट प्रोग्राम, मतलब अ बेस क्लास फॉर कंपाइल्ड एसक्यूएलाइट प्रोग्राम, ये बेस क्लास है उनके लिए जो एसक्यूएलाइट के प्रोग्राम्स हैं। बाकी आप लोगों ने इसी तरह से ये क्लासेस देख लेनी है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास है और इसका आर्किटेक्चर। अब हम आर्किटेक्चर की तरफ इसके जाएंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, एसक्यूएलाइट की आमतौर पे ये आपके पास स्ट्रक्चर है। सबसे पहले कोर है जिसके अंदर इंटरफेस है, कमांड है। वैसे इसका इंटरफेस तो नहीं होता, लेकिन वट एवर जो भी इसका एक है, एसक्यूएलाइट कमांड प्रोसेसर है, वर्चुअल मशीन है। ठीक है। अब क्या होता है इस पूरे सिस्टम के अंदर, आपका इंटरफेस से डाटा कहाँ पे आता है या कौन सी क्यूरी कहाँ पे आती है, एसक्यूएल कमांड प्रोसेसर में। वहाँ से टोकनाइजेशन होती है और फिर पार्स होके कोड जनरेट करते हैं और फिर वापस इसके अंदर एसक्यूएल कमांड प्रोसेसर के अंदर आ जाते हैं। हम एक एक लाइन को ज़रा डिटेल से पढ़ते हैं। द इंटरफेस विल रीड द एसक्यूएल क्यूरीज, मतलब जो इंटरफेस हम इसमें ले रहे हैं वो एज सच इंटरफेस वो वाला नहीं है जो एक एप्लीकेशन का होता है। इसके अंदर ये है कि द एसक्यूएल विल जो आपकी इंटरफेस है वो क्या करेगा, वो एसक्यूएल की क्यूरी जो है ये कमांड जो है उसको रीड करेगा और नेक्स्ट आ जाएगा एसक्यूएल कमांड प्रोसेसर के पास। एसक्यूएल कमांड प्रोसेसर जो है वो एसक्यूएल कमांड्स को पढ़ेगा इंटरफेस से, और इंटरफेस की जो क्यूरी है, मतलब जो भी क्यूरी आएगी वो आगे स्ट्रिंग को भेज देगा, एसक्यूएल क्यूरी स्ट्रिंग को, जहाँ पे टोकनाइजेशन होगी और इसकी पार्सिंग होगी उसकी क्यूरी की। अच्छा, टोकनाइजेशन के अंदर क्या होता है, व्हेन अ स्ट्रिंग कंटेनिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड द इंटरफेस पासेस दैट स्ट्रिंग टू द टोकनाइजर। द जॉब ऑफ टोकनाइजर इज टू ब्रेक द ओरिजिनल स्ट्रिंग अप इनटू टोकन्स एंड पास दोस टोकन वन बाय वन टू द पार्सर। अच्छा, टोकनाइजेशन क्या करते हैं, जो क्यूरी आ रही है उसको ब्रेक कर देगा, उसके चंक्स बना देगा और चंक्स बनाने के बाद जो है वो पार्सर को सेंड कर देगा। पार्सर जो है वो वन बाय वन इसको गेट करेगा और उसको उसको एक स्पेशल मीनिंग, इसको एक मीनिंग असाइन करेगा जो कि टोकन ने उसको भेजे हुए।
ठीक है, टोकनाइजर ने उसे टोकन्स बना के भेजे में। इट डज नॉट लीक मेमोरी व्हेन सिंटैक्स एरर आर एनकाउंटर, पार्सर असेंबल टोकन इनटू कंप्लीट एसक्यूएल स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें मेमोरी लीक नहीं होती। और मतलब अगर अब हम क्लियर इसकी बात करें, अब क्या होता है कि टोकनाइजर के पास एसक्यूएल स्टेटमेंट आई, एसक्यूएल क्यूरी आई, उसने टोकन में डिवाइड किया, टोकन में डिवाइड करने के बाद पार्सर को वन बाय वन करके भेज दिया। हर पार्ट टोकन को एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट दे दिया, स्पेशल मीनिंग दे दिया, असाइन कर दिया। और पार्सर ने क्या किया है उसको, जो पीसीस को असाइन कर दिया है, मतलब एक टोकन। अब ये टोकन जो है पार्सर जो है वो किसको भेज देगा, कोड जनरेटर को भेज देगा। अब कोड जनरेटर जो है वो क्या करेगा, अब वो चेक करेगा कि मतलब द कोड जनरेटर टू प्रोड्यूस वर्चुअल मशीन कोड दैट विल डू वर्क दैट द एसक्यूएल स्टेटमेंट रिक्वेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है कि अब ये चेक करेगा कि कौन कौन से ये जो कोड हैं ये किस हवाले से रन हो रहे हैं, मतलब कि क्या है, क्या कोड के अंदर कौन सी क्यूरीज चल रही हैं, सेलेक्ट की हैं, अपडेट की हैं, डिलीट की हैं। और फिर ये रिटर्न कर देगा किधर, वर्चुअल मशीन को। अब जो वर्चुअल मशीन है वो क्या करेगा, द वर्चुअल मशीन विल रीड द कोड वट एवर द कोड जनरेटेड बाय द कोड जनरेटर ऑफ द एसक्यूएल कंपाइलर। अब वर्चुअल मशीन ने उस कोड को रीड करना है, जो भी कोड वर्चुअल कंपाइलर ने या वर्चुअल जो एसक्यूएल कंपाइलर ने सेंड किया है इसको। अब थर्ड में क्या हो जाएगा, इन सब क्यूरीज की जो हैं वो एक बैक एंड पे जा रहा होता है। अब बैक एंड पे क्या हो रहा है, बैक एंड पे ये हो रहा है, एन एसक्यूएल डेटाबेस इज मेंटेन ऑन डिस्क यूजिंग अ बाइनरी ट्री। मतलब ये डेटाबेस जो है ये बाइनरी ट्री के अंदर पीछे बन रहा है। अच्छा, अब पेजर क्या काम करता है, पेजर का काम क्या है, तो बाइनरी ट्री मॉड्यूल रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिस्क इज फिक्स साइज ऑफ चंक, द डिफ़ॉल्ट चंक साइज इज़ 1024 बाइट्स। मतलब ये तकरीबन 1 MB का एक चंक्स बना देता है बाइनरी ट्री मॉड्यूल का, और ये वेरी कर सकता है। द पेज कैशे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग, राइटिंग एंड कैशिंग ट्री चंक्स दीज चंक्स। सही है, मतलब जो बाइनरी ट्री ने चंक्स बनाए हैं वो, मतलब जो बाइनरी ट्री ने एक ट्री बनाया है, इस पेजर का क्या काम है कि उसको उसकी रीड करेगा, राइट करेगा और उसका कैशे बनाएगा। The page cache also provides the rollback and atomic commit abstraction and take care of locking of the database file। अच्छा, इसके अलावा जो पेजर का क्या काम है, कमेंट एब्स्ट्रैक्शन और इसके तमाम तर जो लॉक्स लग रहे होते हैं उन तमाम को कमिट करना, मतलब जो क्यूरीज आ रही हैं उनको कमिट करना इसका काम है। कमिट जो होता है वो आपको पहले भी बताया था कि कमिट जो होती है जब आपकी प्रोफाइल पे या आपकी एप्लीकेशन के ऊपर जो क्यूरी चल रही होती है उसको एंड तक उसने रीड करना है, रीड करने के बाद जो चेंज आएगा उसको लास्ट जो स्टेट होती है उसको सेव करना है। अच्छा, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड probability between POSIX portable operating system interface and Win32 operating system, SQLite uses an abstraction layer to interface with the operating system. The interface to the OS abstraction layer is defined as OS.h। ये जो OS इंटरफेस है ये इंटरेक्शन के लिए यूज़ हो रही होती है, क्योंकि हमने लिनक्स की तरफ होता है ये यूनिक्स, और विंडो 32 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो ब्रिज प्रोवाइड कर रहा होता है एसक्यूएलाइट यूज़र एसक्यूएलाइट डेटाबेस की एब्स्ट्रैक्शन लेयर का इंटरफेस बना के ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको रन करने के लिए। द इंटरफेस टू द OS एब्स्ट्रैक्शन लेयर इज डिफाइंड एज OS.h। अगर हम दोबारा एक दफ़ा थोड़ी सी इस इमेज की तरफ देखें, बेसिकली क्या हो रहा है, इस सॉरी आर्किटेक्चर की तरफ देखें, बेसिकली क्या हो रहा है कि ये वाली कमांड के ऊपर सबसे पहले इंटरफेस ये रीड कर रहा है क्यूरी को, फिर आपका SQLite कमांड प्रोसेसर के पास आ जाएगा, यहाँ से रीड करेगा कमांड को, आपकी जो SQL है टोकनाइजर के पास भेज देगा, टोकनाइजर इसको टोकन कर देगा, टोकन करने के बाद ये टोकन एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट असाइन करेगा पार्सर इन टोकन को। यानी कि टोकनाइजर ने टोकन बनाए और पार्सर को भेजे, पार्सर ने क्या किया, पार्सर ने इसको टोकन को एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट दे दिया और ये कोड जनरेटर के पास भेज दिया। कोड जनरेटर ने चेक करना है कि वेदर दिस क्यूरी इज़ फॉर व्हाट, यानी कि किस वजह से ये क्यूरी रन हो रही है और किस वजह से ये आया है। यहाँ पे सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट जो भी है ये करके इसने इधर भेज देना है इसको
एसक्यूएल कमांड प्रोसेसर के पास, और फिर ये वर्चुअल मशीन के पास रन होने के लिए दे देगा। यहाँ तक जो है आपका फ्रंट एंड पे, यानी कह लें कि आपकी एसक्यूएल क्यूरी जो है वो कंपाइल हो जाएगी, रन होने के काबिल हो जाएगी। लेकिन बैक एंड पे क्या काम हो रहा होता है? बैक एंड पे आपका बाइनरी ट्री बन रहा है, पेजर है और ओएस इंटरफेस है। बाइनरी ट्री जो भी आपकी क्यूरी है वो एज अ बाइनरी ट्री रन कर रही होती है, और पेजर जो है उसका कैशे के तौर पे उसे सेव कर रहा है। और ओएस इंटरफेस जो है, ओएस इंटरफेस किस लिए है कि आपका जो ब्रिज बनाना है एसक्यूएलाइट, क्योंकि क्यूरी है यूनिक्स पे चल रही है, और कहाँ पे बन रही है? बाइनरी इस पे Win32 पे, विंडो पे बन रही है, Win64 पे बन रही, मतलब डेवलप हो रही है। तो इसके दरमियान एक इंटरफेस पैदा करना है, वो इसका काम है। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टेप जो है एसक्यूएलाइट डेटाबेस के अंदर। सबसे पहले क्रिएटिंग एसक्यूएलाइट ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग डेटाबेस, क्रिएटिंग टेबल और वर्किंग विथ टेबल। सबसे पहले जो है आपको जो इंपोर्ट करना पड़ता है पैकेज, वो है एंड्रॉयड डेटाबेस डॉट एसक्यूएलाइट। अच्छा, एसक्यूएलाइट डेटाबेस को आपने एक ऑब्जेक्ट असाइन करना है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है स्टेप 2 पे। अच्छा, अब क्या है, अब आपने इस डेटाबेस का जो ऑब्जेक्ट बनाया है, ओपन और क्रिएट डेटाबेस की एक क्लास है, तो आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे डेटाबेस फाइल, और इसका मोड प्राइवेट कर देंगे, यानी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्राइवेट है, या आपका डेटाबेस जो है वो प्राइवेट है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसके कमेंट्स लिख दिए, माई डी बी इज एसक्यूएलाइट ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया था, मोड प्राइवेट है, प्राइवेट इज परमिशन ऑफ टेबल टू एक्सेसिंग, ये प्राइवेट रखा हुआ है, पब्लिक नहीं है। डेटाबेस नेम 5 इज नथिंग बट डेटाबेस नेम। अच्छा, इसके बाद क्या है, यहाँ पे आपके क्यूरी बनाने का तरीका है कि आप क्यूरी किस तरह से, टेबल बनाने का तरीका है, कौन सी क्यूरी लगाएंगे तो आपका जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा। तो माई डी बी डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो आपकी टेबल नेम के साथ ये क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ आपके पास और जो मज़ीद इसकी कमांड्स हैं, टेबल क्रिएट होने का, आल्टर का, इसी तरह ड्रॉप का, इसी तरह सेलेक्ट की जो है, कर्सर की मैंने बात की थी, ये पहले कर्सर जो है ये आपकी जो रिज़ल्ट आएगा सिलेक्ट करके उसको एक्सपोज कर देगा, ये वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये सिलेक्ट करने के लिए इस तरह से यूज़ होगी। आपको ये तो मालूम होगा, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम सिटी, यहाँ आप अपनी तरफ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है इंसर्ट किस तरह से करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल डेटाबेस, नेम एरिया वैल्यू, और इसी तरह से डिलीट कर देंगे और टेबल नेम कर देंगे। तो इस तरह से आप इजीली डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। और पेपर के हवाले से भी यही है कि अगर मैंने क्यूरीज पूछी भी तो सिर्फ यही इसी तरह की आएंगी, और ज़्यादा इसमें कोई लेंथी काम नहीं होगा। अभी तक के लिए इतना ही है। अगले लेक्चर फायर बेस के साथ हम मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।